हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ना। इमेज बनाना हम लोग सीख चुके थे, रियल वर्चुअल सब सीख चुके थे। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोगों ने किया था कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, चाहे वो ट्रांसवर्स वे में रखा हो या लॉन्गिट्यूडनल वे में रखा हो, उसकी इमेज कितनी बड़ी बनती थी, किस तरह से बनती थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। और दोनों के एग्जांपल्स भी किए थे, ठीक बात। तो ये हो गया था लीनियर मैग्नीफिकेशन कंप्लीट। यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें सिर्फ लेंथ हो, बाकी डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन हम लोग बोलते थे लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लीनियर है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एरिया में हो, एरिया यानी जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो सफिशिएंट, ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा होगा तो अब उसकी इमेज किस तरह से बनेगी, कितने साइज़ की बनेगी, इमेज का एरिया कितना होगा, है ना, और किस तरह से वो प्लेस्ड होगी, ठीक है, सीधी उल्टी, उसमें भी देखिए देखना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया मैग्नीफिकेशन। देखिए एरिया मैग्नीफिकेशन, एरिया मैग्नीफिकेशन जैसे कि सोचिए एक ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के सामने ये इस तरह से रखा है। देखिए एक चीज़ और है, आप एरिया वाली चीज़ को मिरर के सामने भी दो तरह से रख सकते हो। कैसे? जैसे सोचिए कि देखिए ये हाथ में ये एरिया है, ये एरिया है, तो अगर आप इस हाथ को इस तरह से रखते हो तो ये एक तरह से रखा होना माना जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इस हाथ को ऐसे रखते हो, है ना भाई, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, लंबाई और चौड़ाई है, तो अगर आप इस हाथ को ऐसे रखते हो तो ये डिफरेंट वे से माना जाएगा, ठीक है। एक ऐसा रख सकते हो आप किसी एरिया को और एक ऐसा रख सकते हो आप किसी एरिया को, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों केस देख लेते हैं। जैसे सोचिए भाई, हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक एरिया वाली चीज़ को मिरर के सामने इस तरह से रखा, ये ऐसे रखा, और अब कहा जा रहा है कि इस मिरर में, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बनेगी। तो हमें इसकी इमेज का एरिया बताना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नाम दे दें ABCD, ठीक है। अब देखिए ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं। अब आप ये देखिए कि इसकी जो दोनों डायमेंशन हैं यानी लेंथ और ब्रेड्थ, वो किस तरह से रखी हुई हैं। किस तरह से में मीन्स कि क्या वो ट्रांसवर्स वे में रखी हैं या लॉन्गिट्यूडनल वे में रखी हैं। क्या पहचानना आता है? बिल्कुल भाई, ट्रांसवर्स वे हम लोग कब बोलते हैं? जब एक लीनियर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हो, लेटरल वे और ट्रांसवर्स वे। और लॉन्गिट्यूडनल वे कब बोलते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हो। अब देखिए, अगर हम इसको कह रहे हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो अब सोचिए ये लेंथ किस तरह से रखी है मिरर के सामने। लेंथ यानी AB कह लें या CD कह लें, ये चीज़ हम लोग इस डायमेंशन को लेंथ बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं ब्रेड्थ। तो अगर लेंथ को देखा जाए तो लेंथ रखी हुई है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, और ब्रेड्थ कैसी रखी है? ट्रांसवर्स वे में रखी है। तो ब्रेड्थ का मैग्नीफिकेशन ट्रांसवर्स वे यानी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फैक्टर से होगा, और जो लेंथ है उसका मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन फैक्टर की हेल्प से होगा, ठीक बात। तो इस तरह से हम लोग किसी एरिया वाले ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह के ऑब्जेक्ट में एक रिस्ट्रिक्शन और है, एक लिमिटेशन है हमारे सामने। क्या लिमिटेशन है? देखिए लिमिटेशन ये है कि आप खुद ही सोचिए, अगर इस ऑब्जेक्ट की ये डायमेंशन यानी एक बड़े साइज़ का अगर ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट की डायमेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ही ऑर्डर की है, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करने में 2 केस बनाए थे, है ना।
वैसे ही अब अगर सोचिए कि इसकी ये डायमेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ही ऑर्डर की होगी, तो यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम आने लगेगी। क्या प्रॉब्लम आने लगेगी? प्रॉब्लम ये आने लगेगी, जैसे सोचिए ये वाली जो साइड है वो मिरर से डिफरेंट दूरी पर हो जाएगी, और जो ये वाली साइड है वो मिरर से डिफरेंट दूरी पर हो जाएगी। और अगर ये दोनों साइड डिफरेंट दूरियों पर हो गई, तो अब बताइए प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि इस वाली साइड का मैग्नीफिकेशन कुछ होगा, तो फिर इस वाली साइड का मैग्नीफिकेशन डिफरेंट होगा। जैसे ये वाली साइड का मैग्नीफिकेशन फैक्टर आ गया 2। 2 क्या बताता है कि ये वाली साइड की इमेज डबल साइज़ की बनेगी। तो हो सकता है ये वाली साइड का मैग्नीफिकेशन फैक्टर आ जाए 2.5 या 3 आ गया सपोज़। तो हम कहेंगे कि इस वाली साइड की जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट से 3 गुनी बनेगी। तो सोच पा रहे हैं, इस वाले साइड की इमेज बनी 2 गुनी और उस वाले साइड की इमेज बनी 3 गुनी। यानी कि आप इसको ऐसे बनाओगे, इसको ऐसे बना दिया, ये देखिए ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। अब ज़रा सोचिए क्या अब इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा ना, देख सकते हो आप। ये देखिए ये प्रॉब्लम आने लगेगी। अब देखिए प्रॉब्लम फिर भी ना आती अगर ये वाली साइड सीधी बनती, तो भी आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज का एरिया निकाल सकते थे ट्रेपेजियम कहकर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस वाली साइड की जो इमेज है वो ऐसी तिरछी बनेगी। नहीं भाई, तिरछी नहीं हो सकती। अरे ये कोई भी हो सकती है। जैसे मान लिया हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, या हो सकता है ऐसा ना हो, ये ऐसी इमेज बने। तो कहने का मतलब कि अब ऐसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो बिगड़ जाएगी। यानी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट था लेकिन इसकी इमेज रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं रह जाएगी, वो इस तरह से शेप उसका चेंज हो जाएगा। तो सोचिए अगर इस तरह का रैंडम शेप हो गया है ना, ये ऐसा कर्व्ड हो गया, तो आप इसकी इमेज इजीली निकाल ही नहीं सकते हो। इमेज का एरिया आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो इस सिचुएशन में। ठीक बात? तो ये प्रॉब्लम आने लगेगी कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच का गैप सफिशिएंट हुआ तो इस साइड का मैग्नीफिकेशन कुछ और होगा और इस वाली साइड का मैग्नीफिकेशन कुछ और होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप U1 को यूज़ करोगे और V1 सॉल्व करोगे तो V1 कुछ आएगा। वहीं पर अगर आपने इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेकर V2 सॉल्व किया तो V2 कुछ और आएगा। फिर आपने ये देखने की कोशिश करी कि इस वाले साइड की इमेज कितनी लंबी बनेगी, तो इसमें आप ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फैक्टर लगाओगे माइनस U1 अपॉन माइनस V/U, तो V1 अपॉन U1 है ना। इस वाली साइड में भी आप इसी तरह का मैग्नीफिकेशन फैक्टर आप यूज़ करोगे माइनस V2 अपॉन U2। भाई समझ पा रहे हो? तो अब V1 और U1 अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि ये आ जाए -2, ठीक है, या 2 आ जाए, कुछ आ जाए, ठीक है, उधर बनेगी तो पॉजिटिव आएगा। और V2 अपॉन U2 इनकी, तो इनको आप सॉल्व करोगे, हो सकता है कि ये 3 आ जाए। तो ये बात बताई जा रही है आपसे। अब ज़रूरी नहीं है कि जितना मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई ये वाली साइड हो गई उतना ही मैग्नीफाई ये वाली साइड भी हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने लिमिटेशन है कि आप एक बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट की इमेज का एरिया ईज़िली सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हमें इससे निपटना है। अब देखिए भाई, इससे निपटना है तो करा क्या जाए? करा ये जाए कि आप एक बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट के बजाय आप एक छोटा साइज़ का ऑब्जेक्ट यूज़ करिए। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटे साइज़ का होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट छोटे साइज़ का होगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लगभग एक ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर मानी जाएगी, और अगर एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर मानी जाएगी तो दोनों ही साइड का मैग्नीफिकेशन सेम अमाउंट का होगा। ठीक है, तो इसलिए ये लिमिटेशन हमारे सामने है कि आप एक बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट की इमेज का एरिया इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसको स्मॉल साइज़ का होना ही चाहिए। स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, तभी आप इसकी इमेज का एरिया ईज़िली बता सकते हो। अब सोचिए अगर ये स्मॉल साइज़ का है तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लो कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किस एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रखा है,
क्योंकि ये बहुत ही छोटी अमाउंट है, साइज़ है। तो आप इस u को यूज़ करके आप v सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। यूजिंग u एंड f सॉल्व v, और जब v सॉल्व हो जाए तो अब आप क्या सॉल्व कर लीजिए, मैग्नीफिकेशन फैक्टर। बताइए मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, -v/u। अब जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर इस साइड का होगा वही मैग्नीफिकेशन फैक्टर इस साइड का भी होगा। ठीक बात, क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की है। ठीक है, जैसे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 मिलीमीटर का स्क्वायर एक रखा हुआ हो, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए पहले तो आप एमटी सॉल्व कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, अब आप देख सकते हो, देखिए ये वाली साइड अभी आपको क्या बोला, ये रखी हुई है ट्रांसवर्स वे में, और ये वाली साइड किस प्रकार से रखी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल वे में। तो अब ज़रा बताइए, आपने एमटी सॉल्व कर लिया और साथ ही साथ और क्या सॉल्व कर लीजिए, एमएल भी सॉल्व कर लीजिए। साइन वाइन, हाँ साइन देखिए इंपॉर्टेंट है, किसका साइन इंपॉर्टेंट है, एमएल के बारे में तो हम लोग कंफर्म रहते हैं, ये हमेशा नेगेटिव आता है। एमटी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एक चीज़ और देख लीजिए, कब पॉजिटिव आया करेगा और कब नेगेटिव आया करेगा, इसको भी देखिए आप जल्दी से देख सकते हैं। देखिए यू तो नेगेटिव है ही, रियल ऑब्जेक्ट है, सामने रखा हुआ है। अगर वी पॉजिटिव हुआ तो ही तो एमटी पॉजिटिव बनेगा। देखो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव रहेगा। तो अगर v पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये एमटी पॉजिटिव रहेगा, और अगर v भी नेगेटिव हुआ तो उसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कट जाएगा और एक नेगेटिव बाकी रहेगा। यानी अगर v नेगेटिव हुआ तो एमटी नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव हुआ तो एमटी पॉजिटिव होगा। v नेगेटिव मीन्स फ्रंट में जब इमेज बनेगी तो v नेगेटिव, या v नेगेटिव तो फ्रंट में इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज बनेगी, फ्रंट में इमेज बनेगी, तो एमटी नेगेटिव होगा, यानी कि जो साइड ऊपर है वो उलट जाएगी। ये वाली साइड को तो उलटना ही है, चाहे फ्रंट में इमेज बने चाहे बैक साइड इमेज बने। लेकिन ये वाली साइड उल्टेगी तब जब फ्रंट में इमेज बनेगी, और ये वाली साइड सीधी तब रहेगी जब बैक साइड इमेज बनेगी। बिकॉज बैक साइड बनी हुई इमेज मीन्स वी पॉजिटिव यू नेगेटिव और एक और नेगेटिव है, तो ये पूरी चीज़ को क्या बना देगा, पॉजिटिव। और अगर एमटी पॉजिटिव होता है तो ये सब आपको बता चुके हैं, एमटी पॉजिटिव मीन्स जिस प्रकार से रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उसी तरह से इसकी इमेज बनेगी। ठीक बात। तो मान लेते हैं कि v पॉजिटिव आ रहा है, तो v पॉजिटिव आ रहा है, अब हम इसको ज़रा प्लॉट करें। प्लॉट करेंगे, देखिए भाई इसकी इन्वर्जन हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि a पॉइंट इधर रहना है और b पॉइंट तो इधर रहना ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग अगर इधर इमेज बना रहे हैं तो हमें सीधी इमेज बनाना चाहिए, अगर यही काम हम इधर करते हैं तो हमें उल्टी इमेज बनाना चाहिए। ठीक बात। अब देखिए सीधी इमेज बनाएंगे तो ये कुछ आप इस तरह से बना दीजिए, ये हो गया D पॉइंट और ये हो गया C पॉइंट। अब आप खुद ही सोचिए कि BC या AD, बताइए A डैश D डैश, इस वाले साइड की जो इमेज बनी इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या ये MT टाइम्स AD हो जाएगी, है कि नहीं, MT टाइम्स AD, बात सही है। तो MT जितना भी होगा MT टाइम्स AD, क्योंकि ट्रांसवर्स वे में रखी थी ना, तो इसकी इमेज कितने साइज़ की बनेगी, MT टाइम्स, अरे हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू MT टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा ये वाली जो साइड है यानी A डैश B डैश, ये किस प्रकार से रखी थी, लॉन्गिट्यूडनल वे में, और अगर लॉन्गिट्यूडनल वे में रखी थी तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, AB। तो देख सकते हैं, अब देखो भाई इसमें अगर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज रेक्टेंगुलर ही बनेगी, यानी जितना साइज़ ये बन गया मैग्नीफाई, सपोज़ ये साइड 2 टाइम्स हो गई तो ये वाली साइड भी अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स ही हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ नेग्लिजिबल है। या ये 1.5 गुनी हो गई तो ये वाली साइड भी 1.5 गुनी होगी, तो इसकी इमेज जो होगी वो बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही रहेगी। चलिए भाई, अब इसका इमेज का एरिया कैसे निकालें। ठीक है, तो ये शेप मेंटेन रहेगा, शेप नहीं बिगड़ेगा। शेप कब बिगड़ता था, जब ऑब्जेक्ट होता है एक बड़े साइज़ का तो शेप बिगड़ जाता है।
तो ऐसे में बताइए एरिया ऑफ इमेज क्या होगा? एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा ए डैश डी डैश इंटू ए डैश बी डैश। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा एम टी इंटू एम एल इंटू ए डी इंटू ए बी। अरे ठीक बात, इस तरह से बता सकते हैं। और एम टी इंटू एम एल, इसी को आप कंबाइंड फॉर्म में कह सकते हो एम ए, यानी एरिया मैग्नीफिकेशन फैक्टर, और इस चीज़ को क्या कह सकते हो? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू एम ए टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर एम ए इज़ एम टी इंटू एम एल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो ऐसे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी अगर बैक साइड बन रही है, और अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर फ्रंट में इमेज बनी तो ये ऐसे बनेगी, उलट जाएगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज का एरिया कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब देखिए इसी का केस 2 देख लेते हैं, केस नंबर 2। ठीक बात, एम टी और एम एल तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? वी। ये देखिए यू और एफ को यूज़ करके आप वी सॉल्व कर लो यूजिंग मिरर्स फार्मूला। एम टी सॉल्व कर लीजिए, एम एल सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप एम टी लगाओगे, यहाँ एम एल लगाओगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा एम ए। ठीक है, एरिया मैग्नीफिकेशन। तो अब इमेज उल्टी बनेगी या सीधी, ये हम लोग एम ए से नहीं डिसाइड करेंगे, ये हम लोग एम टी से डिसाइड करेंगे कि कौन सी डायमेंशन उलट जाएगी, कौन सी डायमेंशन सेम रहेगी। अच्छा, ज़रा इसी को देख लें। अगर यही काम हम लोग करते फ्रंट में, अगर इसकी इमेज बनाते, तो सोचिए अगर फ्रंट में इमेज बनाते तो हम कैसे बनाते, बस ये देख लीजिए। तो हम ऐसे बनाते, देखो ए बी अगर ऐसा है तो ये तो उलट ही जाएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल तो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अब अगर फ्रंट में इमेज बन रही है तो सोचिए फ्रंट में कब इमेज बनी होगी? जब वी निगेटिव हुआ होगा। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? निगेटिव। यानी कि ये जो साइड ऐसे रखी है ये उलट जाएगी ऐसे, तो ये हो जाएगा डी इस बार नीचे और सी की इमेज बनेगी यहाँ पर। तो अगर बैक साइड इमेज बनी तो ऐसी बनेगी, और फ्रंट में इमेज बनी तो ऐसी बनेगी, और इमेज का एरिया इस बार भी ऐसे होगा। ठीक बात, तो ये दोनों तरफ बनने में फ़र्क है, और इस तरह से हम लोग इमेज का एरिया बता सकते हैं। अब देखिए इसी का केस 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। देखिए, तो स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट का ही एरिया ईज़िली कैलकुलेट किया जा सकता है, अदरवाइज़ आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते वो ईज़िली। अब देखिए यहीं पर अगर केस कुछ ऐसा होता कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए, है ना, फिर से इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस तरह से रखा होना, कैसे रखा होना? ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो सोचिए अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट, तो अब ज़रा इसकी दोनों डायमेंशन पे गौर करिए। इसकी दोनों डायमेंशन किस प्रकार से रखी हैं? लंबाई और चौड़ाई ट्रांसवर्स वे में है या लॉन्गिट्यूडनल वे में है? आप खुद इस बात को सोचिए, बताइए, सोच पा रहे हैं? तो अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और एक डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट की ऐसी है और एक डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट की ऐसी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या देख पा रहे हैं कि इसकी दोनों डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस से तो परपेंडिकुलर है ना। यानी अगर हम इसको लंबाई कह दें और इसको चौड़ाई कह दें, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। और जब भी कोई लीनियर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है तो वो किस प्रकार से रखा हुआ माना जाता है? ट्रांसवर्स वे में। ठीक है, तो इसकी इस बार बोथ डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स वे। ठीक है, तो अगर ट्रांसवर्स वे में रखी हुई है, अच्छा दूसरी बात, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक ही प्रकार की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होगा। अब
ऐसा नहीं होगा कि कोई साइड पास हो कोई साइड दूर हो। हाँ, फिर से लिमिटेशन है कि इस ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बार भी ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर बहुत बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट है तो बाकी जो डायमेंशन होंगी है ना, जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है और बाकी डायमेंशन है, फिर मिरर से उसकी दूरी चेंज होने लगेगी। तो यहाँ पर भी हम लोग एक स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट का ही एरिया बता सकते हैं, वही उसी का शेप रेगुलर रहेगा, वरना बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट का एरिया का शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसकी इमेज भी रेक्टेंगुलर होगी। चलिए भाई फिर से देख लेते हैं। अब देखो इसमें आपने पहचाना कि दोनों डायमेंशन ट्रांसवर्स वे में है, बोथ डायमेंशंस आर इन ट्रांसवर्स वे लिख सकते हो आप। तो अगर इस तरह से रखा जाए, बोथ डायमेंशंस आर प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स वे, तो ट्रांसवर्स वे में रखी हुई हैं दोनों डायमेंशन, चाहे ये लंबाई की बात करें चाहे चौड़ाई की बात करें, बोथ डायमेंशंस आर प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स वे। तो अगर ट्रांसवर्स वे में रखी है, फिर से देखिए अगर हम लोग बैक साइड इमेज बना रहे हैं, अगर हम ये मान के चलें कि v पॉजिटिव है, तो अगर v पॉजिटिव होगा, सोचिए अगर v पॉजिटिव हुआ, अच्छा भाई इससे पहले क्या देख लें, बताइए mt का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो इफ़ v पॉजिटिव हुआ तो होगा क्या, mt भी पॉजिटिव होगा। और mt का पॉजिटिव होना क्या बताता है हमें, mt का पॉजिटिव होना हमें ये बताता है कि डायमेंशन सेम ओरिएंटेड होगी, लंबाई या चौड़ाई का ओरिएंटेशन वही होगा जो ऑब्जेक्ट का है, इनवर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर v पॉजिटिव है तो mt भी पॉजिटिव होगा, एंड इफ़ v नेगेटिव है तो mt भी नेगेटिव होगा। क्या कहते हैं, बात सही। और mt का नेगेटिव होना मीन्स इन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम लोग बैक साइड इमेज बना रहे हैं ये मानकर कि v पॉजिटिव है, तो दोनों डायमेंशन का ओरिएंटेशन सेम होगा, यानी कि अगर ए बी वाली साइड ऐसी है, अगर ए बी वाली साइड ऐसी है तो इसकी इमेज में भी ये साइड ऐसी ही रहेगी, और अगर बी सी वाली साइड ऐसी है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनेगी। तो अगर आप बैक साइड इसकी इमेज बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बना दोगे। ये देखिए, ए अगर हम नीचे मान रहे हैं और बाहर मान रहे हैं तो इसकी इमेज भी नीचे बनेगी और बाहर बनेगी। बी नीचे था और अंदर था तो इसकी इमेज भी नीचे रहेगी और अंदर रहेगी, और सी इस तरह से हो जाएगा, डी इस तरह से हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा, इन दोनों डायमेंशंस की वैल्यू क्या होगी इस बार, बताइए भाई। दोनों डायमेंशंस ट्रांसवर्स वे में थी ना, तो ये हो जाएगी इसका साइज़, और इसका साइज़ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा mt टाइम्स AD। ठीक है, दोनों ही साइड ट्रांसवर्स वे में थी। अच्छा, तो फिर एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इस बार, एरिया ऑफ इमेज ये तो होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, शेप सही है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ए बी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा mt² इंटू ए बी इंटू ए डी। अरे ठीक बात। और ए बी इंटू ए डी क्या बना देगा, mt² इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ठीक बात। तो इस बार एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो गया, mt टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, mt² टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप अगर लिखना चाहें तो mt² को ही आप कह सकते हो ma, तो ये हो जाएगा इस केस का मैग्नीफिकेशन फैक्टर, यानी ma इक्वल टू mt²। ठीक है, फिर से देखिए, ma के साइन से हम इमेज को सीधा या उल्टा नहीं पहचानेंगे, हम mt के साइन से पहचानेंगे। mt अगर पॉजिटिव है यानी कि सारी डायमेंशन सेम साइड होंगी, और अगर mt नेगेटिव हो जाता, सोचिए हम ये मान के चल रहे हैं, ये कब मान के चल रहे हैं, इफ़ v पॉजिटिव होगा तो इमेज इस प्रकार से ओरिएंटेड होगी, और अगर v नेगेटिव हुआ
तो सोचिए इमेज किस प्रकार से बनेगी। अगर v नेगेटिव हो यानी कि फ्रंट में, तो सोचिए अगर आप फ्रंट में इसकी इमेज बनाएंगे तो इमेज बनेगी कैसे। देखिए ये साइड, ये जो ए बी था वो ऐसे था, ये ट्रांसवर्स वे में है, तो v अगर नेगेटिव है यानी एम्प्टी नेगेटिव है, और एम्प्टी नेगेटिव है यानी कि इसकी सभी डायमेंशन इन्वर्ट हो जाएंगी। यानी ए बी वाली साइड अगर ऐसी थी तो ये इन्वर्ट होके ऐसी चली गई, और अगर ए डी वाली साइड ऐसी थी तो ये इन्वर्ट होके ऐसी चली गई। तो अब क्या गेस कर सकते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं वो अब इसकी इमेज में कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड होंगे। कॉर्नर्स देखो, ए वाला कॉर्नर नीचे था और बाहर था, इसमें बोथ इन्वर्जन होगा, एक तो ये ऊपर चला जाएगा और पीछे चला जाएगा, यानी कि ये भी इन्वर्ट हो रही है ऐसे और ये भी इन्वर्ट हो रही है ऐसे, यानी कि ये जो कॉर्नर है ये नीचे है और बाहर है, तो जब इसमें इन्वर्जन होगा ऐसे भी और ऐसे भी, तो समझ पा रहे हैं, ये वाला कॉर्नर चला जाएगा इधर और ये वाला कॉर्नर आ जाएगा इधर, ये वाला कॉर्नर उधर और ये वाला कॉर्नर इधर, यानी कॉर्नर्स डायगोनली इन्वर्ट हो जाएंगे इस सिचुएशन में। यानी ए अगर नीचे था और बाहर था तो अब ए ऊपर हो जाएगा और पीछे हो जाएगा, यानी ए यहाँ पहुँच जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से डी यहाँ पर आ जाएगा और बी वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये कब की बात है, इफ़ वी नेगेटिव, अगर हम v को नेगेटिव लें तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, एरिया अभी भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इसका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा। तो ये देखिए दूसरा केस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ऐसे रखा था, तो इसकी इमेज इस प्रकार से बनेगी। इसकी इमेज का एरिया आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केसेस थे एरिया मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड। ठीक है, देखिए कुछ इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एक मिरर है और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, एक एरिया वाला ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ साइड सपोज 4 मिलीमीटर है। ठीक है, आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्मॉल साइज़ का, और ये रखा हुआ है सपोज 30 सेंटीमीटर पर, और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी इमेज को प्लॉट करिए, इसकी इमेज का एरिया बताइए, कहाँ पर बनेगी, ये सब चीज़ें बताइए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये किस तरह से रखा हुआ है। तो कभी कभी फिगर में भी दे दिया जाता है और कभी कभी ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है। कैसी लैंग्वेज, कहा जाए कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट और उसका प्लेन, स्क्वायर का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या स्क्वायर का नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इस टाइप की लैंग्वेज भी अगर बोली जाती है तो ये पूरा हिंट मिल रहा है कि ज़रूर से एक ऑब्जेक्ट, एक स्क्वायर प्लेट इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर इस तरह से रखा है तो देख सकते हैं कि ये दोनों डायमेंशन फिर से बताइए ट्रांसवर्स वे में रखी हुई हैं, दोनों डायमेंशन ट्रांसवर्स वे में हैं। तो अगर दोनों डायमेंशन ट्रांसवर्स वे में हैं तो बताइए इसका मैग्नीफिकेशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं v सॉल्व करते हैं। तो ज़रा मिरर्स फार्मूला अप्लाई करिए, मिरर्स फार्मूला, और इसमें f की वैल्यू रख दीजिए -10। क्यों -10, कॉनकेव है, क्यों -30, रियल है, सामने है। तो इससे v सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर से ये पुराना ही डेटा है, इसका रिज़ल्ट हम लोग जानते हैं, v आता है -15, यानी इमेज बनेगी फ्रंट में, ये तय हो गया। आप सोचिए अगर ये v आ रहा है -15 तो इसकी हेल्प से आप mt भी सॉल्व कर लो हाथ के हाथ। बताइए अगर आप mt सॉल्व करोगे तो ये होता है mt का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा -15 और ये होगा -30, तो देख लीजिए क्या आ रहा है, -हाफ आ रहा है। तो अगर -हाफ आ रहा है तो माइनस ये बता रहा है कि इमेज बनेगी उल्टी। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इन्वर्ट हो जाएंगी। v ये बता रहा है कि इमेज बनेगी 15 पर सामने। तो क्या अब हम लोग इसकी इमेज को प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए जो इसकी इमेज बनेगी AD वो कितने साइज़ की बनेगी, क्योंकि ये सब था 4 मिलीमीटर
और ये भी है 4 मिलीमीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये सब 4 मिलीमीटर डायमेंशन के हैं। तो बता सकते हैं कि जो भी इसकी इमेज बनेगी, पहली चीज़ तो वो बनेगी फ्रंट में, देखिए इसको हटा रहे हैं हम, तो इमेज बनेगी एक पहली बात तो फ्रंट में, ठीक है, कितने सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। और सभी कॉर्नर्स डायगनली इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, डी पॉइंट यहाँ और बी पॉइंट यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी। और इनकी साइड की साइज़ क्या होगा, जैसे अगर हम लोग ए डैश बी डैश की बात करें तो ये हो जाएगा एम्प्टी टाइम्स, यानी हाफ इंटू 4 यानी 2 मिलीमीटर। और क्योंकि ये एरिया स्क्वायर था तो स्क्वायर आप चाहें तो दूसरा भी सॉल्व कर लें, और इसमें भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू 4 यानी 2 मिलीमीटर, यानी कि ये दोनों साइड कितनी हो गई 2 मिलीमीटर और ये हो गया 2 मिलीमीटर। तो ज़रा बताइए एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4 मिलीमीटर स्क्वायर। अरे ठीक बात। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी, किस तरह से ओरिएंटेड होगी, और उसकी जो इमेज होगी उसका एरिया कितना बड़ा बनेगा, ठीक बात। तो ये सारी चीज़ें थी एरिया मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड, ठीक बात। तो एरिया मैग्नीफिकेशन में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर हम लोग वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन की भी बात करें, वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन, देखिए अब वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन में कुछ हमें नया नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ये है इस पर बेस्ड एक एग्जांपल। देखिए अगर वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो अब उसमें हमें कुछ ख़ास काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि अगर एक वॉल्यूम मिरर के सामने रखा हो, जैसे कि ये, ठीक है, वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन, चलिए भाई, तो एक वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं जैसे कि ये, जैसे कि ये देखिए भाई, बात समझ में आ रही होगी। ये इस तरह से, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको सही से बना लीजिएगा। ये इस तरह से एक वॉल्यूम रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वाला जो फेस है वो तो ऐसे रखा हुआ है, और जो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन, ये कैसे रखी हुई है, देखो 3 डायमेंशन फिर से हैं। इसको अगर हम लोग कहते हैं लंबाई, इसको कहते हैं चौड़ाई, या इसको कहते हैं लेंथ, और ये कहते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। तो एक हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेड्थ, तो दूसरी क्या हो गई थिकनेस। तो इसको अगर हम लोग थिकनेस कह रहे हैं, ये वाली डायमेंशन कुछ कहते हैं ए है, ठीक है, ये वाली डायमेंशन कुछ इसमें ये बी है, और ये वाली डायमेंशन सी है, ठीक है। तो जैसे ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, ठीक है। चलिए जो भी है, तो ये लेंथ, किसी को भी आप ब्रेड्थ कह सकते हो भाई, ये ब्रेड्थ हो गई या ये ब्रेड्थ हो गई, और एक हो गई थिकनेस। आप कुछ भी देखें, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है और ये थिकनेस है। तो ज़रा बताइए इसकी लंबाई किस प्रकार से रखी है प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये ऐसे रखी है, और ऐसा रखना कैसा कहलाता है ट्रांसवर्स। अच्छा भाई, इसकी जो ब्रेड्थ है इसको हम लोग ऐसे कह रहे हैं, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो ब्रेड्थ है वो ऐसी है, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन जो ये डायमेंशन है, ये थिकनेस कैसे रखी हुई है, थिकनेस रखी हुई है लॉन्गिट्यूडनल वे में, यानी ये वाली डायमेंशन है ट्रांसवर्स, ये वाली डायमेंशन भी है ट्रांसवर्स, लेकिन ये वाली डायमेंशन है किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल। तो बस कुछ नहीं, सबसे पहले फिर से देखो भाई, ये भी स्मॉल साइज़ का ही होना चाहिए। तो अगर ये u दूरी पर रखा हुआ है कि स्मॉल साइज़ का वॉल्यूम, एक क्यूबिकल बॉडी जिसकी डायमेंशन ये है ABC, ठीक है। तो देख सकते हैं फिर से पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग U एंड F, क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व V।
अब सोचिए अगर v सॉल्व हो गया, अब अगला स्टेप क्या होगा? अब जो डायमेंशन ट्रांसवर्स वे में है उनमें आप ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन अप्लाई कर दीजिए, और जो लॉन्गिट्यूडनल वे में है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन अप्लाई कर दीजिए। जैसे फिर से भाई इसको नाम दे दीजिए, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, डी पॉइंट ये हो गया, ई पॉइंट ये हो गया, एफ पॉइंट ये हो गया, जी पॉइंट। ठीक है, बताइए ए बी कैसे रखी हुई है? ए बी ट्रांसवर्स वे में रखी हुई है, तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? एम टी टाइम्स ए बी, यानी कि एम टी टाइम्स ए। चलिए भाई बी सी वाली भी जो साइड है वो भी ट्रांसवर्स वे में रखी है, तो इसका भी मैग्नीफिकेशन एम टी टाइम्स होगा, यानी एम टी टाइम्स बी। अच्छा, जो ए एफ है, ए एफ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वे में रखी है, तो इसका मैग्नीफिकेशन होगा एम एल से, और ये हो जाएगा ए एफ यानी एम एल टाइम्स सी। बस, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ इमेज, सॉरी, ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी इंटू ए एफ, क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा एम टी इंटू एम एल। ठीक है, और क्या होगा? ए इंटू बी इंटू सी, यानी एम टी स्क्वायर इंटू एम एल, और ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कहता है वॉल्यूम ऑफ इमेज। इसी को अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्यूबिकल बॉडी भी है तो उसकी भी इमेज कितने वॉल्यूम की बनेगी ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन विद लिमिटेशंस कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल साइज़ का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ इसकी इमेज बहुत ही बिगड़ जाएगी, शेप में बिगड़ जाएगी, जिसको आप इस तरह से ईज़िली लंबाई चौड़ाई मोटाई मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते हैं। ठीक बात? तो ये सभी तरह का मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर कर लिया। लीनियर मैग्नीफिकेशन पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे, और इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया एरिया मैग्नीफिकेशन एंड वॉल्यूम मैग्नीफिकेशन, और कुछ एग्जाम्पल भी देखे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हम लोग, वो होगा जो कि इस लेक्चर में नहीं हो पाया टाइम की वजह से, कि अगर एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट मूव करे, चले, तो उसकी इमेज किस स्पीड से चलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है तो ये चीज़ कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही ईजी बनाकर समझेंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने चले, किस तरह से? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी इमेज किस वेलोसिटी से चलती है, ये चीज़ अब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके।